आईने में देखता है और अपने माथे पर एक घाव देखता है। आसपास मिले कपड़े पहनने के बाद वह सुराग के लिए कमरे में इधर उधर देखता है। जॉन को कुछ चाबियां और KH के नाम से एक ब्रीफकेस मिलता है। अंदर और भी कपड़े और शेल बीच से एक पोस्ट कार्ड है जो बचपन में उस जगह पर जाने की यादें ताजा करता है। अचानक एक टेलीफोन बजने लगता है और जॉन उसे उठाता है। ये डॉक्टर डैनियल है जो बताता है कि जॉन की याददाश्त एक असफल प्रयोग के कारण मिट गई थी और अब कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसे तुरंत वहां से चले जाने की जरूरत है। जॉन और जानना चाहता है, लेकिन जब उसे बिस्तर के पीछे कुछ दिखाई देता है तो वह फोन काट देता है। वह करीब आता है और खून से लथपथ एक मृत महिला को देखकर भयभीत हो जाता है जो सर्पिल के आकार की है। मेज पर खून से सना हुआ चाकू भी है। वह तुरंत कमरे से बाहर भागता है और पाता है कि वह एक होटल में है। लिफ्ट रुकती है और स्ट्रेंजर्स के नाम से जाने जाने वाले पीले खौफनाक प्राणियों का एक समूह दिखाई देता है, इसलिए जॉन नीचे की ओर भागता है। जब वह लॉबी में पहुंचता है, जॉन देखता है कि हर व्यक्ति सो रहा है, यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट और फोन पर बात करने वाली महिला भी। जब वह दरवाजा खोलता है तो वह गिर जाती है जैसे कि वह मर चुकी हो। अचानक घड़ी में 12 बजते हैं और हर कोई जाग जाता है। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वे सो रहे थे। रिसेप्शनिस्ट जॉन को उसके नाम से पुकारता है और बताता है कि उसने 3 सप्ताह के लिए भुगतान किया है, इसलिए अगर वह लंबे समय तक रहने की योजना बनाता है तो उसे और पैसे की आवश्यकता होगी। अपना नाम और पता जानने के लिए आरक्षण पुस्तिका की जल्दी से जांच करने के बाद जॉन बिना भुगतान किए होटल से निकल जाता है और सूटकेस नदी में फेंक देता है। जब वह सड़कों से गुजरता है तो वह देखता है कि उसकी उंगलियों पर सर्पिल है। होटल में रिसेप्शनिस्ट जॉन के कमरे में जाता है और उसे खाली कर देता है और अजनबियों द्वारा दीवार के खिलाफ धकेल दिया जाता है, जिन्हें जमीन पर एक रहस्यमयी सिरिंज मिली है। वे जॉन के बारे में पूछते हैं और जब रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वह चला गया है तो वे उसे सुलाने के लिए उसके चेहरे को छूते हैं। इस बीच एम्मा एक बार में एक गायिका के रूप में काम कर रही है। उसके प्रदर्शन के बाद एक सहकर्मी उसे बताता है कि एक आदमी ने उसके लिए एक कार्ड छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वह उसके पति का डॉक्टर है। एम्मा पते का अनुसरण करती है और डैनियल से मिलती है जो भूल भुलैया में चूहे के साथ प्रयोग कर रहा है। एम्मा जॉन की पत्नी है और उसने एक गंभीर लड़ाई के बाद 3 सप्ताह से उसे नहीं देखा है। डैनियल का कहना है कि जॉन एक मानसिक विकार से गुजर रहा है और उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई है, इसलिए वह भ्रमित और हिंसक भी हो सकता है। उसे लगता है कि जॉन जल्द ही एम्मा से संपर्क करेगा और चाहता है कि ऐसा होते ही वह उसे कॉल करे। जल्द ही इंस्पेक्टर फ्रैंक और कुछ पुलिस वाले हत्या की जांच करने के लिए होटल पहुंचते हैं। ये पिछले महीने में सर्पिल निशान वाला छठा शरारती कर्मचारी है और अब जॉन मुख्य संदिग्ध है। जासूस एडी जांच में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे जल्दी से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वह कुछ अजीब प्राणियों के बारे में बात करता रहता है जो उन्हें देख रहे हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि वह पागल है। बाद में पुलिस स्टेशन में फ्रैंक को फिंगरप्रिंट के परिणाम मिलते हैं और वह नोटिस करता है कि वे सर्पिल हैं। उस समय एम्मा अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट करने आती है और फ्रैंक को उसे बताना पड़ता है कि जॉन हत्यारा हो सकता है। जॉन के पास वापस वह एक ऐसे रेस्तरां में जाता है जो जाना पहचाना लगता है और सर्वर उसे तुरंत पहचान लेता है क्योंकि वह कुछ दिन पहले अपना बटुआ भूल गया था। सर्वर बटुए को कई खाने की खिड़कियों में से एक के पीछे रख देता है, लेकिन जॉन नहीं जानता कि उन्हें कैसे संचालित किया जाता है। उस समय 2 अधिकारी आते हैं और जॉन इतना हताश हो जाता है कि वह कुछ मानसिक शक्ति सक्रिय करता है जिससे खिड़की खुल जाती है। अपना बटुआ लेने के बाद वह रेस्तरां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है। जब वे सवाल पूछते हैं तो मे नाम की एक महिला आती है और कहती है कि वह उसके साथ है, इसीलिए पुलिस उन्हें जाने देती है। मे जॉन को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और जब वह कपड़े बदलती है तो वह एम्मा की तस्वीर खोजने के लिए बटुए की जांच करता है। तब उसे पता चलता है कि मे एक शरारती कर्मचारी है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वह देखता है कि उसकी एक बेटी है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वह इधर उधर घूमता है वह शेल बीच को बढ़ावा देने वाला एक साइन देखता है जो उसके पोस्ट कार्ड से मेल खाता है। वह अपनी जेबों की जांच करते हुए करीब से देखता है और हत्याओं का विवरण देने वाले सभी अखबारों के लेख पाता है। जॉन सदमे में आ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने यह किया है। उस समय अजनबी दिखाई देते हैं और उसे सुला देने के लिए अपने हाथ की चाल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन प्रतिरक्षित है। फिर एक अजनबी चाकू निकालता है और हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि लकड़ी का प्लेटफॉर्म उसके नीचे टूट जाता है और वह गिर जाता है। अन्य अजनबी भी सशस्त्र हैं और जॉन की शक्ति को ट्रिगर करते हैं जो अधिक लकड़ी को तोड़ता है। एक और अजनबी गिर जाता है और किसी रस्सी में फंस जाता है जिससे उसका दम घुट जाता है। पहला अजनबी प्लेटफॉर्म पर वापस उड़ता है और अपने चाकू का उपयोग करने की कोशिश करता है, इसलिए जॉन रास्ते से हट जाता है और छेद में भी गिर जाता है। वह रस्सी को पकड़ता है और वजन
तवाज़न साइन के गियर को प्रभावित करता है, जिससे इसका एक हिस्सा गिर जाता है और अजनबी का सिर कट जाता है। परिणामी शोर से अंतिम अजनबी को असहनीय दर्द महसूस होता है। जब जॉन वापस ऊपर चढ़ता है तो वह देखता है कि मृत स्ट्रेंजर से एक चिपचिपा जीव बाहर निकलता है और उसके मरने पर जो आवाजें आती हैं उससे लाइटें बुझ जाती हैं। जॉन जल्दी से भागने का मौका लेता है। बाद में स्ट्रेंजर्स के ठिकाने पर वे जॉन की शक्ति पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि वह ट्यूनिंग करने में सक्षम है और इम्प्रिंटिंग नामक कुछ काम नहीं करता है। डैनियल ने उन्हें कोई खबर नहीं दी है, इसलिए वे खुद जॉन की तलाश करने का फैसला करते हैं। घर पर एम्मा शॉवर से बाहर आती है और जॉन को टेबल पर इंतजार करते हुए देखकर चौंक जाती है। उसे वह याद नहीं है, वह केवल इस पते पर आया था क्योंकि उसने इसे होटल की किताब में पढ़ा था और चाबियां काम कर रही थीं। एम्मा उसे डैनियल का कार्ड देती है और फिर बताती है कि जॉन ने यह पता लगाने के बाद कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है, उनके घर को छोड़ दिया। जॉन उसे बताता है कि वह मे के साथ था और उसे कोई हिंसक विचार नहीं आया, इसलिए उसे नहीं लगता कि वह हत्यारा है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक पुलिस कार दिखाई देती है और वह तुरंत भाग जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे गिरफ्तार करने के लिए गलियारे में दिखाई देता है। एम्मा फ्रैंक को विचलित करने के लिए उसे धक्का देती है और जॉन तेजी से भागने के लिए निचली मंजिलों पर कूद जाता है। जैसे ही फ्रैंक भी उसका पीछा करने के लिए कूदता है, जॉन खुद को एक कमरे में पाता है जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि जादुई तरीके से दीवार पर एक दरवाजा दिखाई देता है और जॉन इमारत से बाहर निकल जाता है। जब फ्रैंक उसी कमरे में पहुंचता है तो दरवाजा गायब होता है, लेकिन उसे डैनियल का कार्ड जमीन पर मिलता है। इसके बाद जॉन एक टैक्सी लेता है और देखता है कि ड्राइवर के पास शेल बीच से एक स्मारिका है, इसीलिए वह पूछता है कि वहां कैसे पहुंचा जाए। ड्राइवर भ्रमित महसूस करता है क्योंकि वह समुद्र तट के स्थान को याद नहीं कर सकता है, भले ही वह कई बार वहां गया हो। कैब जॉन को डैनियल की इमारत में छोड़ देती है और वह फ्रैंक को डॉक्टर से पूछताछ करने की कोशिश करते हुए देखता है, लेकिन डैनियल उसे कोई जानकारी नहीं देता है। फ्रैंक के जाने के बाद जॉन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ क्षण बाद डैनियल स्नान घर में होता है जब उसके पास एक अजनबी आता है जो उसे जॉन के कमरे में मिली सीरिंज दिखाता है। डैनियल बताता है कि उसने जॉन को छापने की कोशिश की, लेकिन वह जाग गया और भागने से पहले अपने हाथ से सीरिंज गिरा दी। वह अजनबी को आश्वस्त करता है कि जॉन के पास कोई यादें नहीं हैं, केवल झलकें हैं, लेकिन अजनबी चिंतित है क्योंकि जॉन ट्यून कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उसके पास अजनबियों के समान ही शक्ति है। आदमी फैसला करता है कि वे जॉन को छाप नहीं देंगे और उन्हें उसे किसी अन्य उद्देश्य से पकड़ना चाहिए। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं, जॉन चुपके से इधर उधर घूम रहा होता है और सब कुछ सुन रहा होता है। वह डैनियल के सूटकेस की जांच करता है और सीरिंज देखता है। बाहर निकलते समय अजनबी पुल की सीढ़ी का स्थान बदल देता है ताकि डैनियल अधिक तैर सके। इस बीच फ्रैंक एडी से मिलने जाता है जो दीवारों पर सर्पिल बनाता रहता है। एडी एक बहुत ही अजीब केस पर काम करने के बाद पागल हो गया और अब वह कहता है कि वह अपना दिन मेट्रो में चक्कर लगाते हुए बिताता है। वह दावा करता है कि वह भी चक्कर लगाता है और उल्लेख करता है कि कोई रास्ता नहीं है। स्मृति संबंधी समस्याएं भी उसकी समस्याओं का हिस्सा हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह नहीं सोचता कि घर में मौजूद महिला उसकी असली पत्नी है और वह अपने सभी परिचितों की पहचान पर संदेह करता है। जब फ्रैंक केस के बारे में पूछता है तो एडी घबरा जाता है, कहता है कि ऐसा कोई केस था ही नहीं और यह सब एक बड़ा मजाक है। कुछ क्षण बाद जॉन देखता है कि डैनियल एक पुरानी इमारत के पास जाता है और डॉक्टर के अंदर आने के लिए एक दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन जॉन अब उसका पीछा नहीं कर सकता। अंदर अजनबी अलग अलग वस्तुओं को सूचीबद्ध कर रहे हैं और डैनियल उनका उपयोग एक सीरम बनाने के लिए करता है जो यादों को बदल देता है। अचानक अजनबी उसे तैरने के लिए मजबूर करते हैं और यह जानने की मांग करते हैं कि जॉन होटल में क्यों नहीं सोया था। डैनियल को कोई पता नहीं है, लेकिन वह मानता है कि जॉन अनुकूलन कर रहा है और विकसित हो रहा है। वह इसके लिए मानव आत्मा को दोषी ठहराता है जिसे अजनबी तलाश रहे हैं। चूंकि आधी रात होने वाली है, इसलिए सभी अजनबी अपने ठिकाने के बीच में इकट्ठा होते हैं और अपनी बड़ी घड़ी के 12 बजने का इंतजार करते हैं। जब ऐसा होता है तो शहर का हर व्यक्ति तुरंत सो जाता है और हर मशीन काम करना बंद कर देती है, जिसमें कार और घड़ियां शामिल हैं। जॉन अकेला जागता है और जब वह दुनिया को जमते हुए देखता है तो घबरा जाता है। वह लोगों को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। मुख्यालय में अजनबी घोषणा करते हैं कि यह एक मशीन को ट्यून और सक्रिय करने का समय है जो पूरे शहर में दर्जनों ऊंची इमारतों को जमीन से बाहर निकालती है।
फिर जॉन देखता है कि अजनबी और डैनियल सोते हुए इंसानों के शवों के साथ ठिकाने से बाहर आते हैं, जिन्हें अलग अलग इमारतों में गिराया जाता है और उनके माथे में सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। जब इन लोगों को इंजेक्शन मिलता है तो इमारत के कमरे बदल जाते हैं, जिससे उन्हें एक नया जीवन मिलता है। उनमें से कुछ अमीर हो जाते हैं, दूसरों को नई नौकरी मिल जाती है, यहाँ तक कि बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। जब डैनियल का काम पूरा हो जाता है तो जॉन उसे बाहर निकलते समय पकड़ लेता है और उसे हिलाना शुरू कर देता है। स्पष्टीकरण मांगता है। चूंकि डैनियल जवाब देने से इनकार करता है, इसलिए जॉन क्रोधित हो जाता है और गलती से अपनी शक्तियों को सक्रिय कर देता है, जिससे डैनियल उड़ जाता है। प्रभावित डैनियल जॉन को बताता है कि उसके पास ट्यूनिंग है, जो कि वह शक्ति है जिसका उपयोग अजनबी इमारतों को बदलने के लिए करते हैं। वह उसे इसे नियंत्रित करने में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन उसी समय अजनबी बाहर आ जाते हैं और जॉन को भागना पड़ता है। मुख्यालय में घड़ी हटा दी जाती है और शहर जाग जाता है। जिन लोगों को इंजेक्शन लगाया गया था वे अब मानते हैं कि सीरम की यादें हमेशा से उनकी वास्तविक जिंदगी रही हैं। जैसे ही वह उठता है, फ्रैंक देखता है कि उसकी कॉफी में एक सर्पिल है जो बिल्कुल जॉन के फिंगरप्रिंट जैसा दिखता है। अगली रात डैनियल एक नया सीरम बनाता है जिसमें जॉन की यादें होती हैं, जिससे उन्हें उसकी हरकतों पर नजर रखने में मदद मिलनी चाहिए। मिस्टर हैंड एक परीक्षण विषय के रूप में स्वेच्छा से काम करता है, इसलिए डैनियल द्वारा इंजेक्शन लगाने से पहले उसे एक डिवाइस से बांध दिया जाता है। हैंड का शरीर बेचैन हो जाता है क्योंकि उसका दिमाग जॉन की पूरी जिंदगी की यादों से अभिभूत हो जाता है, लेकिन वह इस अनुभव से बच जाता है और शिकार के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वे शहर में तैरते हैं और मे के घर में घुसकर जॉन के बारे में पूछते हैं। उसे बात करने के लिए चाकू निकालते हैं। इस बीच ओहन पोस्ट कार्ड के पीछे पड़ता है और नोटिस पर कार्ल हैरिस नामक किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, जिसका नाम सूटकेस पर लिखे गए शुरुआती अक्षरों से मेल खाता है। वह पीले पन्नों में नाम ढूंढता है और एक पता ढूंढता है, इसलिए वह एक समाचार पत्र स्टैंड से दिशा निर्देश प्राप्त करता है और मेट्रो लेता है। यात्रा के दौरान वह मेट्रो के नक्शे पर शेल बीच पाता है और तुरंत वहां जाने के लिए लाइन बदल देता है। हालांकि वह चाहे कोई भी मेट्रो ले, उसे बाहरी स्टेशनों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। एडी पास में है और जॉन को एक गार्ड से बात करते हुए सुनता है, इसीलिए वह बताता है कि शहर छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, जिसे वह जानता है क्योंकि वह पहले ही कोशिश कर चुका है। वह बताता है कि वह एक पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अजनबी लोगों के बीच यादों और व्यवसायों की अदला बदली करना पसंद करते हैं, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। एडी को याद है क्योंकि वह जॉन की तरह ही प्रक्रिया के बीच में जाग गया था और अब वह घोषणा करता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। जॉन सदमे में देखता है कि कैसे एक ट्रेन गरीब आदमी को खत्म कर देती है। कुछ क्षण बाद अजनबी जॉन के ट्रैक का अनुसरण करते हुए एम्मा के घर पहुंचते हैं। मिस्टर हैंड उसे नदी को देखते हुए पाता है और वे यादों के बारे में दार्शनिक बातचीत करते हैं जो मनुष्य को वह बनाती हैं जो वे हैं। एम्मा के साथ जॉन के जीवन के और अधिक दृश्य प्राप्त करने के बाद हैंड वहां से चला जाता है। जॉन की कहानी को याद करते हुए एम्मा मे के अपार्टमेंट में जाती है, जहां वह उसे सर्पिल निशानों के साथ मृत पाती है। वह भागने ही वाली होती है कि अचानक उसे फ्रैंक पकड़ लेता है, जिसे अब उस पर भी शक होता है। फिर उन्हें बिस्तर के नीचे छिपी मे की बेटी और अजनबियों के आगमन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ड्राइंग मिलती है। आखिरकार जॉन को कार्ल का पता मिल जाता है, जो एक मछली घर है। जब वह चिल्लाता है तो कोई भी बाहर नहीं आता है, इसलिए वह अंदर जाने के लिए सामने की खिड़की तोड़ देता है। वह एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है और कार्ल द्वारा धमकाया जाता है, जो जॉन को पहचानते ही अपना हथियार नीचे रख देता है। कार्ल जॉन का चाचा है और उसके पास उसके बचपन की कई तस्वीरें हैं, जिसमें उसका गृहनगर शेल बीच भी शामिल है। जॉन का परिवार तब मर गया जब घर जल गया और कार्ल को याद नहीं है कि उस जगह कैसे पहुंचा जाए। जॉन ने देखा कि तस्वीरें चमकीली हैं और उसे एहसास हुआ कि इस शहर में सूरज कभी नहीं उगता, यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। एक तस्वीर में दिखाया गया है कि जॉन ने आग में अपना हाथ जला लिया था, लेकिन अब उसके पास कोई निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि सब कुछ झूठ है। वह अभी भी अपने पुराने कमरे में रात बिताने के लिए सहमत है और एक जर्नल पाता है जिसे उसने बचपन में शेल बीच के बारे में लिखा था, लेकिन वह खाली है। उसी समय कार्ल चुपके से एम्मा को फोन करके बताता है कि उसका पति कहाँ है, लेकिन जॉन उसकी बात सुन लेता है और खिड़की से भाग जाता है। एम्मा जानकारी फ्रैंक को देती है और वे उसे खोजने के लिए साथ साथ निकल पड़ते हैं, इस बात से अनजान कि हैंड उनका पीछा कर रहा है। उस समय घड़ी 12 बजाती है और सभी सो जाते हैं। अजनबी जॉन को ढूंढते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने के लिए सीढ़ियों को बदलना शुरू कर देते हैं। जॉन फिर भी भागता रहता है, छत पर पहुंचता है और इमारत से इमारत पर कूदता है, क्योंकि शहर उसके चारों ओर बदल जाता है। अचानक मिस्टर हैंड उसका रास्ता रोकता है और हमला करने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे नीचे गिराने के लिए मुक्का मारता है और उसका चाकू चुरा लेता है। जॉन हैंड को बात करने के लिए धमकाता है और उसे पता चलता है कि अजनबियों ने लोगों की विभिन्न समय अवधियों से चुराई गई यादों का उपयोग करके इस शहर का निर्माण किया है। हर रात वे इसे परिष्कृत करते हैं ताकि यह पता चल सके कि लोगों को क्या मानव बनाता है, क्योंकि अजनबी उनके जैसा बनना चाहते हैं। फिर हैंड जॉन को उसकी यादों से चिढ़ाना शुरू कर देता है और फिर बताता है कि अजनबी वही चिपचिपे जीव हैं जिन्हें जॉन ने पिछली रात देखा था और वे मृत मानव शरीरों को अपने बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह जॉन का गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण छत बदल जाती है और उन दोनों को नीचे गिरा देती है। जॉन बालकनी पर पकड़ बनाए रखने में कामयाब हो जाता है और देखता है कि उसके पीछे और अजनबी आ रहे हैं। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि एक इमारत करीब आ रही है। हताश जॉन खिड़की तोड़ता है और अपने पीछे वाले कमरे में छिप जाता है, इससे पहले कि दोनों इमारतें एक दूसरे से टकराती हैं और एक अजनबी की मौत हो जाती है। दूसरा अजनबी भी अंदर जाता है और गलियारों से जॉन का पीछा करता है। जॉन तब तक भागता है जब तक उसे एक दरवाजा नहीं मिल जाता, जिसे वह कुछ संघर्ष के बाद खोलता है, लेकिन लगभग इमारत से गिर जाता है। वह किनारे पर रहता है और अजनबी उसके हाथ को काटता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। शुक्र है कि पास में एक संरचना बढ़ रही है और जॉन फिर से छतों से भागने के लिए उस पर कूदने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही ट्यूनिंग का समय समाप्त होता है और हर कोई जाग जाता है, जॉन एक गली में उतरता है और अजनबियों से घिरा हुआ है। हालांकि फ्रैंक और एम्मा एक कार में दिखाई देते हैं और जल्दी से उसे ले जाते हैं। बाद में पुलिस स्टेशन में फ्रैंक जॉन से पूछताछ करता है, उसे शवों और शेल बीच की किताब की तस्वीरें दिखाता है। जॉन को आश्चर्य होता है कि पन्नों पर अब चित्र हैं। वह सूरज की रोशनी की कमी और लोगों की कोई याददाश्त न होने की ओर इशारा करता है ताकि यह साबित हो सके कि कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन फ्रैंक उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद जॉन अपनी शक्ति का उपयोग करके किताब को तैरने देता है, जिससे फ्रैंक सदमे में आ जाता है। बाद में जॉन को एम्मा से बात करने की अनुमति दी जाती है और वह उसे बताता है कि वह अब इस संबंध के बारे में नाराज नहीं है, क्योंकि यादें वास्तविक नहीं हैं। वह यह भी कहता है कि उनकी शादी भी वास्तविक नहीं है। फिर भी एम्मा को लगता है कि उसके लिए उसका प्यार वास्तविक है। जॉन अपनी शक्ति का उपयोग करके कांच तोड़ता है और उसे चूमता है, लेकिन पुलिस उसे ले जाती है। अचानक अजनबी स्टेशन में घुस जाते हैं और सभी पुलिस वालों को सुला देते हैं। फिर वे कैप्टन को जॉन के पास ले जाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जब वे सेल खोलते हैं तो वह पहले ही जा चुका होता है। अपने गुस्से से निपटने के लिए हैंड कैप्टन को मार देता है। स्नान घर में जॉन फिर से डैनियल का सामना करता है और उससे बात करने के लिए कहता है। डैनियल बताता है कि पूरा शहर स्ट्रेंजर्स का प्रयोग है और वह वहाँ इसलिए छिपा है क्योंकि उन्हें पानी से नफरत है। वह यह भी पुष्टि करता है कि जॉन हत्यारा नहीं है और सच्चाई का बाकी हिस्सा पाने के लिए उसे फिर से इंजेक्शन लगाने की पेशकश करता है। अचानक फ्रैंक प्रकट होता है और डैनियल को बंदूक की नोक पर रखता है, यह खुलासा करते हुए कि उसने जॉन को रिहा कर दिया है ताकि वे एक साथ सच्चाई का पता लगा सकें। दोनों डैनियल को फ्रैंक की कार में घसीटते हैं और डॉक्टर से उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए कहते हुए शेल बीच की ओर ड्राइव करना शुरू करते हैं। जब डैनियल यह कहते हुए मना करने की कोशिश करता है कि वहां कुछ भी नहीं है, तो जॉन उसे अपनी शक्ति से तब तक प्रताड़ित करता है जब तक वह सहमत नहीं हो जाता। जब वे नदी पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि पुल गायब हो गया है। डैनियल भागने की कोशिश करता है, इसलिए जॉन उसे नीचे गिरा देता है और घोषणा करता है कि वे नाव पर आगे बढ़ेंगे। इस बीच एम्मा अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करती है और पाती है कि उसकी सारी चीजें गायब हैं, लेकिन अजनबी वहां है और हैंड उसे अन्ना कहता है। एम्मा भागने की कोशिश करती है, लेकिन हैंड उसका रास्ता रोक देता है। नाव पर वापस आकर डैनियल क्या हुआ इसकी कहानी साझा कर रहा है। अजनबी एलियन है जिन्होंने मनुष्यों के एक समूह का अपहरण किया और उन्हें एक प्रयोग के रूप में इस अंधेरे शहर में लाया। वे अपनी यादों को मिलाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्यों को क्या अनोखा बनाता है और उम्मीद है कि वे आत्मा को कैसे प्राप्त करें। अजनबी एक सामूहिक दिमाग साझा करते हैं और उनकी जाति विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए उन्हें लगता है कि मानव आत्माएं उन्हें बचा सकती हैं। वे प्रकाश से डरते हैं, इसलिए उनके शहर में हमेशा अंधेरा रहता है। डैनियल को सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि एलियंस नहीं जानते थे कि मानव मन के साथ प्रयोग कैसे करें, क्योंकि वे इसे समझ नहीं सकते थे, लेकिन उसे अपनी यादों को मिटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जॉन के पास जितनी भी यादें हैं वे सभी नकली हैं और चित्र नोटबुक पर जो लिखा है वह हाल ही में उसकी शक्तियों द्वारा बनाया गया था। आखिरकार वे बाहरी दीवारों तक पहुंचते हैं और पाते हैं कि शेल बीच सिर्फ एक संकेत है। डैनियल जोर देता है कि शहर के बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्रैंक और जॉन फिर भी दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वे लगभग परिणामी छेद से गिर जाते हैं और दूसरी तरफ बाहरी स्थान देखकर चौंक जाते हैं, जो मनुष्यों की एलियन कहानी की पुष्टि करता है। उस समय स्ट्रेंजर्स एम्मा के साथ पहुंचते हैं और फ्रैंक गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे उनमें से कुछ की मौत हो जाती है। जब एक स्ट्रेंजर जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है तो फ्रैंक उससे लड़ता
आता है और वे गलती से छेद से गिर जाते हैं और तैरते हुए अपनी मौत की ओर बढ़ जाते हैं। जॉन लड़ना जारी रखना चाहता है, लेकिन हैंड एम्मा को मारने की धमकी देता है, इसलिए वह आत्मसमर्पण कर देता है और हैंड को उसे सोने देता है। कुछ क्षण बाद जॉन स्ट्रेंजर्स के ठिकाने में एक उपकरण से बंधा हुआ जागता है। भीड़ उसे मरना चाहती है, लेकिन नेता घोषणा करता है कि प्रयोग समाप्त हो गया है और जॉन स्ट्रेंजर्स की यादों से अंकित हो जाएगा ताकि वे उसकी आत्मा को साझा कर सकें। डैनियल प्रक्रिया शुरू करने का दिखावा करता है, लेकिन इसके बजाय वह यादों की एक श्रृंखला को इंजेक्ट करता है जो डॉक्टर को जॉन को सिखाते हुए दिखाती है कि कैसे ट्यूनिंग को नियंत्रित किया जाए और अपनी शक्ति का पूरी क्षमता से उपयोग किया जाए। अचानक जॉन अपनी आंखें खोलता है और सिर्फ एक विचार से डिवाइस को नष्ट कर देता है। फिर वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके अजनबियों को पीछे धकेलता है और डैनियल को भी डिवाइस से मुक्त करता है। जल्द ही नेता अपनी शक्तियों से जवाबी कार्रवाई करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन और अजनबी एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं और जिस कमरे में वे हैं उसे नष्ट करते रहते हैं, इसलिए दूसरे अजनबी घबराकर भाग जाते हैं। धातु स्पाइक्स और बढ़ती हुई संरचनाएं बनाती है, जबकि बिजली किसी भी अजनबी को झटका देना शुरू कर देती है। जॉन और नेता की शक्तियां कमरे के बीच में गिरती हैं, जिससे पूरी इमारत हिलने लगती है और टूटने लगती है। अजनबी अपनी मौत के लिए गिरते रहते हैं या मलबे से कुचल जाते हैं। जब छत और दीवारें टूटती हैं तो अजनबी भी अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। आखिरकार शक्तियां प्रकाश की किरण में बदल जाती हैं और उनके ऊपर का शहर भी टूटने लगता है। डैनियल भागने में सफल हो जाता है क्योंकि विशाल घड़ी जमीन से उभरती है और जॉन आसमान की ओर तैरता है। नेता भी ऐसा ही करता है और जॉन पर चाकू फेंकता है, जो अपनी शक्ति से उसे रोकता है और वापस फेंक देता है। ये नेता को चाकू मारता है और उसे पानी की टंकी में उड़ा देता है, जो फट जाती है। एलियन मृत शरीर से बाहर निकलता है और हवा में घुल जाता है। इसके बाद जॉन एम्मा के बारे में पूछता है और डैनियल बताता है कि वह अब मौजूद नहीं है क्योंकि उसे पिछली ट्यूनिंग के दौरान नई यादें दी गई थीं। मेमोरी फैक्ट्री नष्ट हो गई है, इसलिए वे उसे वापस नहीं ला सकते। जॉन फिर अपनी शक्ति का उपयोग करके शहर से पानी को बाहर निकालता है और उसके चारों ओर एक महासागर बनाता है। वह शहर का पुनर्निर्माण भी शुरू करता है क्योंकि वह घोषणा करता है कि वह शैल बीच जा रहा है। इस बीच एम्मा स्थानीय थिएटर में एक कर्मचारी अन्ना के रूप में जागती है। जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो वह भी शैल बीच के लिए बस लेती है। उसी समय जॉन के पास हैंड आता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है और सूरज उगने से पहले समुद्र के पास एक किनारा बना लेता है। जैसे ही रोशनी हैंड को जलाती है, जॉन किनारे पर बने पुल पर जाता है और एम्मा से फिर से मिलता है। वह उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन फिर भी उसे समुद्र तट पर टहलने के लिए आमंत्रित करती है।